नमस्कार, मैं हूँ भाविन गगलानी, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे शो चैनल पे। मेरा नाम है भाविन गगलानी। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, वो एक जानी-मानी हस्ती है। देखा जाए तो उनको एक नाम की ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक ब्रांड है। उनका नाम ही काफ़ी है। ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को हम माननीय श्री तुषार भैया भारती जी, जो बीजेपी के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार। स्टार्ट करने से पहले मैं तुषार जी जय महाराष्ट्र बोलना चाहूँगा। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तुषार जी, आपके बारे में हर कोई जानता है कि आप एक बीजेपी के एक लीडर हो। बीजेपी से आप जुड़े हुए कई सालों से। लेकिन हर किसी को जानना है कि आप उस व्यक्ति को किस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपने शुरुआत की है। एक बीजेपी की, एक आपकी खुद की परछाई को लेके। मैं तो जब परतवाड़े में मैं स्कूल में पढ़ा तब से मैं संघ की शाखा में जाता रहता था और संघ ने हमको यही सिखाया है कि हमको समाज के उस घटक के लिए काम करना है कि वो आज भी उपेक्षित है, और तब से लेकर के तो आज तक हम उसी के लिए काम करते हैं। संघ शाखा के बाद में हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया। उस वक्त भी हमने जो विद्यार्थी है, जो गांव खेड़े में रहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए कुछ चीजों की कमतरता है, हम उन्हीं के लिए काम किया। और बाद में हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, तो आज भी हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इस बात को आपको कितने साल हो गए? देखो, मैं तो पॉलिटिक्स में आने के लिए 1995 से मैं राजनीति में आया हूँ, सक्रिय राजनीति में, पॉलिटिक्स में, बोले तो राजकीय पक्ष में। उसके पहले तो मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, मैं कॉलेज का चुनाव लड़ता था। और खासकर आपको मैं बता दो, मैं केशरभाई लाहौटी में एमकॉम फर्स्ट ईयर में चुनाव लड़ा, एमकॉम सेकंड ईयर में चुनाव लड़ा, फिर मैंने एमए फर्स्ट ईयर में वीएमवी में एडमिशन किया। वहां पर मैं यूआर बना, राज्यपाल नॉमिनीज कल्चरल एक्टिविटीज, और बाद में यूनिवर्सिटी के सचिव पद के लिए भी मैं खड़ा था। कहते हैं कि इनकी एक छवि बहुत अच्छी है, युवाओं में भी अच्छी है, साथ साथ बुजुर्गों में भी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति है जो हर किस्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो जैसे कि तुषार भारती जी ने बताया कि वो कॉलेज की लाइफ से वो अखिल भारतीय में जो विजयी हुए, हमेशा इलेक्शंस पे लड़ते थे, हमेशा जीतते थे। क्या आपका माइंडसेट पहले से था कि मुझे एक बड़ा नेता बनना है? हाँ बिल्कुल, नहीं नेता बनना ऐसा नहीं। जब भी मैं परतवाड़े में मेरे स्कूल में पढ़ता था, तो उसके बाजू में ही महाविद्यालय था, भगवंतराव शिवाजी पाटिल महाविद्यालय, और वहां के कॉलेज के चुनाव होते थे तो वहां पर गुलाल उधेड़ी जाती थी, जो जीतते थे वो ढोल ताशे बजाए जाते थे। तब से मैंने तय किया था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है कि जहाँ गुलाल उधेड़ा जाता है, और फिर तब से मेरा माइंडसेट था कि मुझे राजनीति में जाना है, और उसी को लेकर के मैंने राजनीति में आने का निर्णय किया। और राजनीति में काम करने के लिए जात, पैसा और रेवड़ी बांटना, ये काम नहीं करना है। तो फिर क्या काम करना है? तो लोगों की सेवा करना है। लोगों को जो चाहिए, लोगों के जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके राजनीति में बढ़ना है। सो मैं आज तक यहाँ तक के बढ़ा। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बताया। यूथ को इस राजनीति को लेके आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, आजकल की यूथ मोस्टली अगर मैं देखा जाऊँ तो सर एक बात बताओ आपसे, 31 दिसंबर जब भी आता है तो मोस्टली यूथ जाता है पब डिस्को में, कोई जाते हैं फैमिली साथ में। बट कुछ-कुछ ऐसे सोशल मीडियाज़ वाले यूथ भी है जो समाज सेवा करते हैं, जो पुलिसों की मदद करते हैं। आपका क्या कहना है यूथ को लेके कि पब डिस्को के अलावा पॉलिटिक्स को लेके क्या बोलना चाहिए? क्यों इस पे आना चाहिए? नहीं देखो, जब यूथ पॉलिटिक्स में आएगा, और पॉलिटिक्स में आते वक्त उसने ये तय करना चाहिए कि अभी तक के जो पॉलिटिक्स चला है, या अभी तक के जो पॉलिटिक्स में वो गालियां देते रहा है, वो मुझे नहीं करना है। हमको हट के कुछ करना है। और यदि उसने वो तय कर लिया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, देखो एक बात सीधी सी है, तुम इंजीनियरिंग में चले जाओ,
तो तुम आज नहीं कल इंजीनियरिंग बन जाओ, बराबर, इंजीनियर बन जाओ। सही बात। आप डॉक्टर फील्ड में चले जाओ, आज नहीं कल तुम डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि एक एग्जाम फेल हो गया, दूसरी एग्जाम, तीसरी एग्जाम, हर 6 महीने के बाद एग्जाम आती है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, एक एग्जाम में फेल हो गए तो उसको 5 साल वेट करना पड़ता, But- 5 साल के बाद में फिर उसको फिर एग्जाम को जाना पड़ता। और ये एग्जाम ऐसी है कि सवाल भी जनता करती है, जवाब भी जनता देती है, इसलिए ये क्षेत्र में आने के लिए जिगर चाहिए। बट कहते हैं ना सर कि हमारे पूर्वजों के जमाने में जैसे पापा मम्मी के कहते थे पॉलिटिक्स एक गंदी बात है, एक अच्छी चीज नहीं है उनके उनके नजरिया से देखा जाए तो। बट जब मोदी जी आए, जब देवेंद्र फडणवीस साहब आए और आप लोग जैसे बड़े दिग्गज जो यूथ को आगे बढ़ाए, तो आज के यूथ लोग पॉलिटिक्स को देख रहे हैं अच्छी तरह से, बट उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे जितना वो चाहना चाहिए। देखो, बहुत अच्छी बात यदि रही कुछ, तो लोगों को बहुत कम बात, और वो लोगों के तक के पहुंचाने के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था खड़ी कर लो। और एक आधी झूठी बात है तो वो तुरंत लोगों के पास में चला जाए। और आज के ये व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में तो क्या सही क्या गलत है ये समझने के लिए ही समय लगता ये बात तो सब सही है सर। है। इसलिए व्हाट्सएप के वजह से, सोशल मीडिया की वजह से कुछ बात बुरी भी होती है, कुछ बात निगेटिव भी होती है, फिर भी उसे सही माना जाता है। तो इसलिए तो बोलता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसके लिए भी युवाओं ने, जब हम फेसबुक हैंडल करते हैं, ट्विटर हैंडल करते हैं, व्हाट्सएप हैंडल करते हैं, तो उस वक्त किस मूड से वो हैंडल करता है, सही में उसमें कितनी शुद्धता है, ये देखने की जरूरत। ये बात होगी पॉलिटिक्स की। सर मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाहूंगा आपसे। वैसे देखा जाए दोस्तों मैं इनसे 2 महीने से पीछे लगा था, फाइनली तुषार भैया मेरे हाथ में आए। अब पता नहीं सर किसके साथ बिजी थे, पर सर को पता है। वैसे मैं इनको तुषार अंकल बोलता हूँ बचपन से, बट आप सब मुझे बोलते रहते हैं कि सर सर, फिर भी मैं हक से बोलता हूँ उनको तुषार अंकल। थैंक यू सो मच कि आप मुझे अंकल बोलने को एक देते, कि आप बच्ची की तरह मुझे मानते, समझते, अपने बेटे की तरह। कहते सर आउट ऑफ द बॉक्स पूछूंगा, थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप। आपकी इतनी फैन फॉलोइंग्स है, बॉयज में है, गर्ल्स में है, लेडीज में, जेंट्स में, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक के, ऐसी कोई फैन फॉलोइंग्स है चाहे वुमेन में चाहे मैन में, कि आपकी पहली ऑटोग्राफ या पहली सेल्फी उसने आपके साथ ली हो और आपको उसका नाम याद रह गया? मेरा तो अभी तक के किसने ऑटोग्राफ भी लिया नहीं। सेल्फी सर, ना तो मैं हीरो हूँ, ना हीरोइन हूँ, ना हीरो सरीका मैं दिखता हूँ, ना मैं हीरो सरीका रहता हूँ। मैं तो सामान्य कार्यकर्ताओं के सरीका रहता हूँ। देखिए, एक बात इस पे बहुत स्वयं स्पष्ट है कि जब भी मैं लोगों में जाता हूँ, आज भी पॉलिटिक्स का जमाना, चुनाव चल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को आदत रहती है कि भाई बाउंसर लेकर घूमे, पुलिसों की ताफा लेकर घूमे, और फिर एक कड़क कपड़े में नीचे उतरे। सर इशारा में समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। तो उसके पीछे लोग सिग्नेचर लेने जाते हैं। हम तो लोगों में ऐसे बैठे रहते लोग कि भाई एक साधारण सा कार्यकर्ता है। इसलिए हमारे आज तक के जिस दिन सिग्नेचर लूंगा उस दिन भावेंटे को बता दूंगा कि क्या करके इसने, क्योंकि हम सिग्नेचर के पीछे नहीं भागते, हम लोगों के दिल में जाते हैं। सर आप अपने आप में एक सिग्नेचर हो, आप अपने आप में एक ब्रांड हो। ऐसा अंकल एक बात पूछूं, कहते ना कि हम बचपन में हम भी स्कूल्स में पढ़े, तो मेरी टीचर एक क्रश रहती थी, तो क्या आपकी स्कूल या कॉलेज में कोई टीचर क्रश रहा? नहीं, बात तुम्हारे, क्योंकि आपके जमाने में टीचर्स बहुत कड़क थे, हमारे जमाने में टीचर्स नॉर्मली यूज आए। अभी के जमाने में देखा जाए तो सब सोशल मीडिया पे आ गए, कोई स्कूल्स कॉलेज जाता नहीं, सब सोशल मीडिया एआई के थ्रू से कर रहे। आपके जमाने में टीचर्स ऐसा कोई क्या? पर्सनल आउट ऑफ द बॉक्स पूछूंगा कि मुझे यार ये मैडम बहुत अच्छी लगती है। नहीं, उस वक्त तो हमारे, मैंने बोल रहा हूँ ना कि शायद हम जिस जमाने में पैदा हुए, शायद उस जमाने में आप रहते, तो टीचर स्कूल में यदि आता है तो 2 ही चीजों के लिए आता है, एक तो पढ़ाने के लिए, नहीं तो मारने के लिए। वो जो ब्लैक बोर्ड है उस पे लिखते थे मराठी में, छड़ी लागे छम छम, विद्या यही गम गम। सर आपने कभी मार खाया है? बहुत बार।
क्योंकि उस वक्त का जमाना ही ऐसा ऐसा कोई टीचर्स आपको याद रहेगा कि ये टीचर मुझे हमेशा पकड़ता था, यार ये मैं इसके सामने आने नहीं आना चाहिए? ऐसे तो एक याद ही हो तो बताऊं। जब हम गणित हमारा बहुत कच्चा था, कैलकुलेशन तो मैं आज भी नहीं करता हूँ, उसमें मैं बहुत मैथ्स सब जैसे सर, आपने एक बात बोलूं, मैथ्स सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उस वक्त भी हम बहुत मार खाया करते थे। एक बार मुझे याद है कि ऐसे ही बरसात के दिन थे और हमारे सामने बहुत बड़ा, स्कूल के सामने बहुत बड़ा मैदान, उसमें तरोटा उगा रहता था, तो उसमें बहुत सारे फूल पाखरू ऐसे घूमते थे। तो हम क्या करते थे कि वो दो चार तरोटे उपड़े और उसके पीछे हम फूल पाखरू के पीछे मारते मारते उसके पीछे हम लगते थे कि उसको पकड़ने के लिए। गिल्ली डंडा टाइप हो गया मतलब। नहीं, वो फूल पाखरू भागता था और हम उसके पीछे वो झाड़ तोड़ करके उसको पकड़ने के लिए मारते। अच्छा, ऐसा मारते मारते हम कब सर के सामने चले गए हमको पता ही नहीं चला, और एकदम पैर दिखे देखे ऊपर देखने के पहले ही हमारे पे दो पकड़ गई। तो उस जमाने में हम मार भी खाते थे तो हम घर पे नहीं बता सकते थे कि हमने मार खाया घर। या फिर कई बोलते हैं कि भाई टीचर्स की कंप्लेंट प्रिंसिपल को कर देते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा कोई होगा तो रेयर होगा, पर हर टीचर स्टूडेंट का भविष्य बनाने के लिए ही ये बात तो सब सही करता है। और हमारे जमाने में ऐसा रहता है कि हमने यदि घर पे बताया कि हमारे को इस मास्टर ने मारा है, इस गुरुजी ने मारा है, तो हमको घर पे और अलग मार गिरती थी। अभी सर हाल ही में नवरात्रि का मौसम चल रहा है, देखा जाए सर आप बहुत अच्छे, मैंने आपकी वीडियोस देखे, आप बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। कई बार आप बोलते हैं वो छगड़ी वगैरह करते हैं, लावणी का डांस भी करते हैं कई बार। आप कभी गरबा खेले हो सर? देखो मैं तो वारकरी हूँ, इसलिए जब पालकी निकलती है तो हम फुगड़ी खेलते हैं, हाँ। कि जो वारकरी संप्रदाय में जिसको बहुत महत्व है। अच्छा। वो एक डांस का प्रकार भी आप मान सकते हो, पर वो एक भक्ति है जो हम भगवान की करते हैं। कौन से भगवान की भक्ति सर? हम तो पांडुरंग, हमारे सब विदर्भ का जो या महाराष्ट्र का जो हमारा बराबर। कुल दैवत है, हम उसी को मानते हैं। और मैं तो आज तक गरबा खेला नहीं हूँ, और ना मुझे खेलने की कभी चांस भी नहीं आया। जब भी कहीं जाते हैं तो लोग गरबा के लिए पूजा, माता जी की पूजा करने को या उद्घाटन करने को लिए बुलाते हैं, और वो स्टेप्स वगैरह वो जमता भी नहीं। उसके लिए भी एक अलग सी एक क्या बोलते हैं स्वभाव चाहिए रहता है, जो मुझे लगता है मेरे में उस प्रकार का नहीं। पर साइंस कोर में जो गरबा होता है, विदर्भ का सबसे नंबर 1 गरबा है सर। गरबा है, तो वहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है। आप कभी गए, उनका नाम आपको पता है? मैं गया हूँ वहाँ पर, क्रिएटर शुभारंभ इवेंट्स वाले का है, उनका ही है, जीवन भैया का। जीवन भैया का बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, बहुत सालों से करे, वो पहले गरला स्कूल में करते थे, हाँ, अभी अभी उन्होंने साइंस कोर में करा है। मैं वहाँ पे भी गया था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के मैदान पर, बहुत अच्छा है। और बाकी भी और जगह गरबा पर जाता हूँ तो एक अच्छा वातावरण रहता है, माँ भगवती का जागरण होता है, तो उसके लिए कल्चरल टच होना जरूरी है। स्पिरिचुअल कल्चरल टच। आप स्पिरिचुअल में मानते हैं सर? मैं स्पिरिचुअली को ही मानता हूँ। अच्छा। तुम्हारे कर्म के ऊपर और कर्म करने के बाद में जो लिखा रहता है, जो विधान लिखा रहता है, जो कर्म के आधार पर रहता है, वही होता है। मैंने आपके बारे में पता किया कि आप नीम करोली बाबा को भी मानते हैं। सुनने में आया दोस्तों कि नीम करोली बाबा का बहुत एक योगदान, मतलब एक उनका एक जागरूक है। कई वो लोग बोलते हैं कि वहां पे जाओ, दर्शन करो, तो जो चीज नहीं होने वाली चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। क्या आप गए कभी? मैं नीमकुरली जाकर आया हूँ। कैसा लगा, मतलब क्या वातावरण वहाँ का? एक स्पिरिचुअल वातावरण है वहां पर। मैं कैची धाम जाकर आया हूँ, और मैं वृंदावन में भी जाता हूँ। वृंदावन की उनकी समाधि है महाराज जी की, मैं वहां पर भी जाके हूँ। पर वैसा भी मैं जब भी टूरिस्ट के लिए निकलता हूँ तो मैं जो स्पिरिचुअल टूरिस्ट सेंटर है वही मैं जाता हूँ। मैं कुंभ मेला जाता हूँ, 5 कुंभ मेला में जाकर के आया। तो वहां जाकर के जो साधु संत है उनके साथ में रहना, उनसे चर्चा करना, ये क्या वातावरण है ये देखना, और वहां पर जाके गंगा स्नान करना। गंगा जी से आपने नाम लिया, तो कभी आप काशी विश्वनाथ गए, बनारस?
मैं काशी विश्वनाथ गया था एक बार जब कुंभ मेला था। मतलब एक जगह गंगा जी की आरती होती है तो दूसरी जगह वहां पे बाकायदा मशान जलाया जाता है और रोज की 100 मशान जलती है और लोग वो खुशी खुशी मानते हैं। कभी गंगा जी की आरती साक्षात काशी विश्वनाथ में आपने लाइव किया है सर? नहीं, मैं गंगा जी की आरती को नहीं गया था, पर जब मैंने मेरे गांव में अतिरुद्र किया था और काशी के जो पंडित है, जो आचार्य है, अच्छा। वो आचार्य मेरे यहाँ पर उस हवन के आचार्य थे। तो जब हवन की पूर्णाहुति हुई, उस रात को हमने गंगा आरती किया था। और उसके बाद जब राम जन्मभूमि में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बराबर। उस वक्त दशहरा मैदान पे मैंने उसी आचार्य जी को बुला करके और एक बहुत बड़ी गंगा आरती की थी। 10,000 लोग उस गंगा आरती में थे। मतलब आप रामलाला जाके आए सर? मैं लखनऊ गया था जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन था। अभी जो रामलाला जी बने, जो मूर्ति बनी है अयोध्या में, क्या आप वहां के उसके दर्शन करके आए? नहीं, अभी वो भाग्य मुझे नहीं मिल पाया, पर जब भी समय आऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि कार सेवा में हम काम किए 1990 में। जब अडवाणी जी को अटक की समस्तीपुर में और उसके बाद में हमको सबको अरेस्ट कर लिया था, और सब वो कार सेवा, हर एक कार सेवा में हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहा है। इसलिए रामलला की मूर्ति का दर्शन करने की हमारी बहुत इच्छा है। बट जब वो बुलाएंगे तब जाएगी। बट कहते हैं सर कि वहां के लोग बोलते हैं कि हमारा घर दुकान तोड़ के रामलाला जी की मूर्ति बनाई। बट मेरा ये मानना है कि जो 500 साल एक रामलाला जी अपने घर में आने के लिए वेट कर रहे थे, तो क्या वहां के लोग त्याग नहीं कर सकते थे? नहीं, विषय त्याग का नहीं है, विषय रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भी नहीं। दो चीज है, जिन्होंने सरकार की जगह पर अतिक्रमण किया था वो निकाले गया एक, और जब वहां राम का जन्म हुआ है, वहां राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो दर्शन के लिए पूरे जग में से जब लोग आएंगे, वर्ल्ड में से जब लोग आएंगे, तो गर्दी होना स्वाभाविक है। तो उसका प्लानिंग करने के लिए उनसे जगह लेकर के उसका मुबदला उनको दिया गया। और ये तो विरोध को विरोध है, हमारे यहाँ तो हर चीज को विरोध करते हैं। हमारी राजनीति विरोध पे टिकी हुई है, पॉजिटिव विचार पर कहाँ है? अमरावती की राजनीति को लेके क्या बोलेंगे आप? अमरावती की राजनीति में तो अभी ऐसा है कि गाला देते निकल जाओ तो प्रसिद्धि मिल जाती है, कभी इसको बुरा बोल दो, कभी उसका बुरा बोल दो। वैसे भी न्यूज में वो लोग बुरा बोलेंगे तो लोग देखेंगे। ये तो दुर्दैव है। बट अगर सर यूथ को अगर आप यही देखेंगे कि यूथ अगर सोचेगा कि इसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, अगर कल मुझे जो वहां पे जाना है, उस जगह पे उस पोस्ट पे बनना है, तो लोग मेरे बारे में भी बुरा बोलेंगे। यूथ का माइंडसेट तो वही रहेगा ना सर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि दो चीजें हैं, एक तो बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, हाँ सही बात। पॉजिटिव काम करना चाहिए, और यदि कोई अनाप शनाप बोल रहा है तो उसको मीडिया ने बताना नहीं चाहिए, तो ये विषय आपको खत्म हो जाए। पर चीज ऐसी हो जाती है कि ये तो राजनीति है, जो कोई स्वयंसेवी संस्था का चुनाव थोड़ी होता है, तो सत्ता का चुनाव होता है। तो कोई खुद होकर यदि आंख पर आए तो उसको तो सींग पे लेना ही पड़ता है, वो तो राजनीति है। अगर क्या आपने लेटेस्ट न्यूज सुना है? हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टर्स को लेके, एक यंग डॉक्टर थी, उसके बारे में, जैसे नवरात्रि चलती, नवरात्रि मतलब नव दुर्गा की, तो स्त्री को लेके क्या आप बताना चाहेंगे कि वो इंसिडेंट के बारे में आप क्या? क्योंकि यूथ एक बहुत अलग नजरिए से देखता है, पॉजिटिव भी देखता है, पॉजिटिव भी रहता है, बट लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो गर्ल्स को लेके, वुमेन्स को लेके बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। मुझे इसमें ऐसा लगता है साहब कि यूथ के माँ पिताजी ने इसके बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स की? नहीं, लड़कों के बारे में। लड़कों की? अच्छा। पहली बार कि भाई मेरा बच्चा यदि बाहर निकल रहा है, मैं मानता हूं कि बच्चे के रहन सहन पे सबसे पहले यदि कोई पहचानता होगा तो माँ पहचान। ऑब्वियसली सही बात तो है। उसको 1 मिनट में समझ में आता है कि अपने बच्चे का बर्ताव कैसे है।
और उसने तुरंत उस बच्चे को वहीं पे रोकना चाहिए, वहां पे टोकना चाहिए। हमारा बच्चा समाज में जा रहा है तो वो किस प्रकार का उसका बिहेवियर है, रहन सहन कैसा है, ये समझने के बाद उस पर तुरंत उपाय योजना करनी चाहिए। एक दूसरा, समाज का डर अभी खत्म हो गया। हमारे जमाने में यदि हम कहीं चौक में खड़े दिख जाए कोई बाजू वाले को या पहचान वाले को, तो हमको डर लगता था कि इसने घर पे बता दिया तो आपको मार पड़ेगी। अच्छा, हाँ, ये बात है। मेरी आज मम्मी भी वही बोलती थी। आज वो डर नहीं रहा। तो ये सोशल समस्या, इस पे समाज के सभी वर्गों ने और उसमें के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। पर सर, समाज देखा जाए तो समाज भी खुद ही निकाल लेता है। अभी कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से रह रहा है, तो समाज ही उसको आगे तक के अलग वे में लेके जाता है। तो वही बोल रहा हूँ ना कि वहां के सभी समाज के प्रमुख घटक लोगों ने बैठ करके इसके बारे में सोचना चाहिए। समाज कोई व्यक्ति नहीं होता है, समाज में रहने वाले अलग अलग प्रकार के जो बड़े लोग हैं, जो माइंड सेट करते हैं लोगों का, उन्होंने इस प्रकार का सोचा। तीसरी बात कि जो लड़कियां हमारे घर से बाहर निकल, तो हमको, मेरी बेटी यदि बाहर जा रही है तो वो किस ड्रेस में जा रही है, कैसा पहन के चल रही है, ये भी हमने सोचना चाहिए। लोग बोलेंगे कि भाई वो तो हमारा हक है, कल्चर है। हमारा कल्चर है। हम नहीं, कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो पूरा साड़ी या पूरा ड्रेस है। पर अब हमारे तो क्या बोलते उसको, माइंडसेट, रहन सहन है। हमारा तो हमारा अधिकार है। मॉडर्न जमाने में हम कैसा रहे हैं हम तय करेंगे, ऐसा लोग बोल सकते हैं। या मेरे स्टेटमेंट पे लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे इसके तो बहुत पुराने मत। पर मैं ये मानता हूं कि हम जब समाज में जाते हैं तो समाज को आपको देखने के बाद में एक गर्व महसूस होना चाहिए। उस रहन सहन में भी लोगों में संस्कार जाना चाहिए। ये सब विषय अपने को करना पड़ेगा। यदि आप आज नहीं करोगे तो कल आप जरूर करोगे। आपको करना पड़ेगा कि हमारी बिटिया किस प्रकार से बाहर जा रही है, उससे समाज में क्या परिणाम होता है, इसका भी हमको विचार करना पड़ेगा। जैसे सर, मैंने एक मोटिवेशन दिया था फैमिली को लेके, माँ बाप को लेके, स्पेशली गर्ल्स को। मैं सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने बच्चों को अब डिस्को ना भेजो। पिक्चर्स मूवीज में भेजते हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट एटलीस्ट स्पेशली गर्ल्स को उनको क्या कराटे मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए। ये जरूरी है ना सर? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। आजकल की लड़कियां शायद कराटे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखती है, कराटे वो डिस्को में ज्यादा प्रेफर करती है। और पॉजिटिव जो है कराटे मार्शल आर्ट की, अपनी सेल्फ डिफेंस रहना चाहिए। बट लड़कियां क्या बोलती है कि यार वो मेरी सहेली जा रही तो मैं भी उसके साथ साथ जाती। नहीं, ये तो होता ही है। समाज में चेंज आएगा, युग बदल रहा है, तो वो पब में जाएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें का क्या बुरा क्या अच्छा है उसको पहले तुमको समझ देना पड़ेगा। देखो, मोबाइल सबके पास में है जी, पर मोबाइल में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, अब तुमको ये पढ़ाना है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज भी बताती है और निगेटिव। ये नहीं बोल सकते कि आप तुम मोबाइल मत, पर उसको ये समझना चाहिए कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं तो उसमें से मैंने क्या देखना चाहिए। आप पब में मत जाओ, कोई जाने की जरूरत है ही नहीं। और रहा स्वरक्षणार्थ कराटे और ये, तो हमारे समाज में तो पहले से पता है कि तुम फिजिकल फिट होना चाहिए, तुम मैदान में खेलना चाहिए, तुमने व्यायाम करना चाहिए, तुमने योगा करना चाहिए। और जो व्यायाम करता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उसमें किसी की डर नहीं है। देखो, योगा आता है, जूडो कराटे आता है, पर उसका मन क्या है? योगा मन करते हो पक्का सर? होना चाहिए। आप योगा मैं करते तो हो? हर रोज सुबह 2 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ साहब। आज भी खेल कर आया। मॉर्निंग में कितने बजे आप उठते हैं? मैं 6:30 बजे 6 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे मैं मैदान। यूथ को मॉर्निंग में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि देखो, क्योंकि यूथ रात के 2-2, 3-3 बजे तक के मोबाइल चलाते और 10-11 बजे उठते। 2 चीज है हमारे संस्कृति में बोला है, तुम जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। कहते हैं उसको इंग्लिश में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बरोबर। मेक यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पर मेरा ये मानना है
कि तुम 2 बजे सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट तुम्हारा जागने का समय फिक्स होना चाहिए कि मैं 6 बजे उठ जाऊं। जैसा मैं 3 बजे भी सो गया, मैं 4 बजे भी सो गया, तो 6 बजे मैं उठ के मैदान पे चला गया। आप क्रिकेट खेलते तो आपका क्रिकेटर सबसे बेस्ट क्रिकेटर मतलब आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मुझे तो वैसे 2 है, पहले दो तेंदुलकर और युवराज थे उस जमाने में। युवराज सिंह युवराज, लेफ्टी में हाँ, 6 बॉल पे 6 छक्के। ये जिंदा दिल खेलता था। बट कहते हैं सर उसने 6 बॉल पे जो 6 छक्के मारे थे उसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। नहीं वो तो तोड़ भी, बट वो सर वो गुस्से में मारा था उसने। किसी को गुस्सा दिलाओ तो कुछ ना कुछ कर लेता आदमी। नहीं देखो, गुस्से में किया, देश के लिए किया। मैं हाँ ये बात सही है, देश के लिए किया। उसने जो किया वो देश के लिए किया। कैंसर रहने के बाद में भी उसने वो गेम किया। तो युवराज ने युवाओं को एक संदेश दिया है कि तुम्हारे सामने यदि टारगेट है तो कोई भी चीज आ जाए तुम उसको हासिल करके रहो। सचिन आपने बोला ना दूसरा दूसरा सचिन, दूसरा सचिन। सर सचिन की ऐसी कौन सी खूबी आपको शॉट्स अच्छी लगती जो आप बताना चाहेंगे? स्ट्रेट ड्राइव क्या खेल, स्ट्रेट ड्राइव गजब। और सचिन की उम्र क्या थी जब आए थे? उनके खून भी लगा था, यहाँ से नाक से कान से खून निकल रहा था। हमने ये दोनों ने भी युवाओं को यह बताया है कि तुम्हारा खेल भी है तो देश के लिए खेलो और कोई किसी की चिंता मत करो। कि जब हम देश के लिए खेलते हैं, जब हम समाज के लिए खेलते हैं, तो कौन सा भी प्रसंग आए आप उसको मात करके आगे चले जाए। ये पक्का है। और अभी ये जमाने में अभी तो माही तो है ही, धोनी जी क्या कितना कुल इतना महेंद्र सिंह धोनी जो हेलीकॉप्टर शॉट उठाते हैं, गजब है। क्या सर आपने उनके लास्ट मैच को कभी उनकी सारी मैचेस देखी? मैंने सारी मैच देखी हूँ। जब भी मैं राजनीति के दौरे से आता हूँ तो मैं मोस्टली सर उनकी लास्ट मैच देखी आपने? मुझे वो समय नहीं याद आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान रोया था सर। हाँ, मैंने वो मैच देखी। और दूसरी बात, मैं जब बाहर दौरे से आ जाता हूँ तो मैं क्रिकेट के मैच के साथ साथ में मैं संगीत भी सुनता। कहते सर महेंद्र सिंह धोनी ने जब एंट्री किया था तब लंबे बाल से किया था, एग्जिट भी किया तो लंबे बालों से किया। सर मेरा भी फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी है। क्या बात। और सभी का महेंद्र सिंह धोनी है। जब भी धोनी सर एंट्री करते तो स्टेडियम में सचिन के बाद अगर हल्ला होता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिकेटर के लेके तो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को लेके। क्या आपने एक वो सीन देखा था जब टेस्ट मैच जब T20 चल रही थी, बीच T20 में मैच चलते टाइम पे वो ग्राउंड पे चले गए थे और उन्होंने अंपायर से बोल दिया था कि ये आउट नहीं है। नहीं। क्या वो सीन देखा था सर आपने? हाँ मैंने देखा, बिल्कुल देखा। वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी कर सकता है। आज तक के उनके रिव्यूज के एक भी गलत नहीं हुए। बिल्कुल सही। ऐसे में आपको एक कुछ क्विक क्वेश्चन पूछू जाऊंगा। जैसे आपने संगीत क्रिकेट के बारे में पूछा है, आपने फेवरेट क्रिकेटर बताया, फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर मैं तो किशोर कुमार को, किशोर कुमार के गाने आपको पसंद है सर? बहुत पसंद है। किसी एक लाइन आप कुछ बोलना चाहेंगे उसको? नहीं ऐसा तो अभी ऐसा कोई एक फेवरेट गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हो घर में, नहीं। मैं तो मैं वैसा वो फेवरेट है, पर वैसा तो मैं क्लासिकल में बहुत ज्यादा। या मैडम को लेके, मैडम को देख के, नहीं ऐसा मैडम हाँ। देख का तो या फिर किसी और को देख के, नहीं ऐसा। या मैडम को देख के, जैसे मेरे पापा मम्मी को देख के बोलते हैं। आपने कभी सर पानी पूरी खाई है? यहाँ की पानी पूरी अमरावती की कौन सी फेमस आपको लगी कि मुझे यहाँ की सबसे ज्यादा? देखो मुझे सबसे अच्छी पानी पूरी वो नंदू जोशी करके है। कहाँ का है सर? वो जगताप पेट्रोल पंप के बाजू में वो लगाते हैं दोपहर के वक्त। अच्छा, वहां जाके पानी पूरी हम खाते हैं। और वैसे भी तो मेरा तो स्वभाव है, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं। बट कहते हैं पानी पूरी का नाम देख के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, और देख के भी और बोल के भी। बात तो सही है। सर आपका फेवरेट एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन, लेजेंडरी, द वन एंड ओनली। बिल्कुल अमिताभ के सिवा आपको है ही। उनका एक डायलॉग मैं आपसे दर्शकों से भी जानना चाहता कि आप एक डायलॉग बोलिए। अरे बाप, देखो अमिताभ बच्चन का नाम निकला है और डायलॉग ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो लेजेंडरी इंसान, ऊपर से आप जो फेवरेट सबके और अमिताभ बच्चन जी के, तो मैं चाहता हूँ प्लीज बस वही तो। एक कोई भी एक डायलॉग बोलो। वो तो डायलॉग बोलना तो वही देखिए, जैसे कहते हैं कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ऐसा दीनानाथ चौहान, जहाँ जो तो बोलता ना कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, अच्छा वो जो डायलॉग है। बट आज के जमाने में फेंको पैसे तो हर कोई उठा लेता है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी?
देखो माधुरी दीक्षित उस थे और स्मिता पाटिल माधुरी दीक्षित जी, और स्मिता पाटिल स्मिता पाटिल। पाटिल ने क्या क्या काम कर बेगजब। आज भी गगन सदन जो गीत है मराठी में, बट माधुरी दीक्षित आज भी यंगस्टर्स की भी उतनी फेवरेट है जितनी ओल्ड की है, देखा जाए तो। आपके ओल्ड के जमाने से और आज के जमाने से, सर पहले जमाने के गाने मीनिंगफुल रहते थे, राजेश खन्ना के, किशोर कुमार के। आज के जमाने के गाने यो यो हनी सिंह के, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, गंगूबाई, नागिन नागिन। पहले जमाने के गाने में आज के जमाने का अगर वर्जन डालते हैं तो ऐसा कौन आपको सिंगर लगता है कि वो पहले जमाने का गाना वो गा सकता है आज के जमाने के वाला? आज के जमाने हाँ, आज का कोई जो सिंगर आप बताइए जो पहले जमाने के गाने वो गा सकता है, मतलब पुराने जमाने के। मुझे माफ करो, मुझे आज के जमाने के तो 90s से पकड़ लो सर, 90s के, गाने की मालूम नहीं है कि कौन है। 90s के मैं आपको 2-4 नाम बताता। सोनू निगम सर है, अ, शान है, फिर बाद में ये सोनू निगम थी। किशोर कुमार, कुमार सानू है, 2-3 लोग हैं ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं। सोनू निगम जी अच्छा बोल सकते हैं। उनकी सर वो उनकी क्वालिटी अच्छी है कि वो 11 टाइप्स के वॉइस निकाल सकते हैं, हर टाइप के। पर उस जमाने के, आज भी मैं पुराने जमाने के गीत, अभी उस दिन मैं कटिंग करने गया हूँ, एक घटना बताता हूँ। अच्छा, कटिंग करने गया हूँ, बाजू में मेरा एक दोस्त रहता है अनिल ससनकर करके, वहां पे बैठा था मैं। और मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे मोबाइल पे यूट्यूब पे मैं गाना लगा देता हूँ, सब पुराने गाने। तो वहां पे एक जन आए और वो भी बाल कटवाने, तो वो सिर्फ देखते रह गए और सुनते रह गए। वो जब जाने के लिए निकले तो मैंने कहा तुषार भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता मैं कितने टेंशन में था, और मैं अब जा रहा हूँ तो एकदम फ्री टेंशन में, एकदम मेरा टेंशन फ्री हो। अंकल आपको एक पूछना चाहूंगा, मेरी कब से आपकी नजर पड़ रही है, वॉच आपने बहुत जबरदस्त पहनी है, मैं आपसे गिफ्ट ले लूंगा ये वॉच। देखो बात मैं बताता हूँ कि हर एक क्षेत्र में एक एक स्टोर अच्छा है कि जो नाम रखता है। वैसे ही जी। चावंडे वॉच जो है, चावंडे वॉच अमरावती का, अमरावती का जयस्तंभ स्क्वायर वाला। वेस्टर्न स्क्वायर वाला, अच्छा, तो वहाँ 1 नंबर के वॉच मिलते हैं। मैं नए भी लेता हूँ तो वहीं से, और खराब भी हो गए तो दुरुस्त भी मैं वहीं से ही करता हमेशा ऑफर में मिलता है आपको? हूँ। तो ऑफर के लिए तो मैं जाता नहीं हूँ, या जो होगा वो ले लेते हैं, ऑफर मिला तो मिला, बड़ा अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिलता है। रिजनेबल प्राइस में मिलता है। और क्या बोलते हैं उसको, सर्विस भी बहुत बढ़िया। कभी आपने आंटी को वॉच किया गिफ्ट वहां से? नहीं, वो ऐसा, वो जमाना गया हमारा। आप जो ये जो एक्टिविटीज बाहर की करते हैं, आप सब कुछ वॉचेस वगैरह करते हैं, आप सब बाहर जाते हैं अपने काम को लेके, पर्सनल को लेके, क्रिकेट्स वगैरह को, मूवीज वगैरह को, राजनीति में आपको टाइम मिल जाता है सब कुछ चीज? देखो राजनीति में मैं हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अच्छा, क्योंकि राजनीति तुमको ये सब करने को मजबूर कर देती। राजनीति ऐसी चीज है वो 24/7 चलती है। आप खाना भी खा रहे हो तो आपके दिमाग में राजनीति ही चलती रहती है। आप वॉकिंग करते हैं तो 24/7 राजनीति तुम्हारे दिमाग में चलती है। पर एक गेम ऐसा है, यह संगीत ऐसा है कि तुमको तुम्हारे राजनीति सोच से थोड़ा बाजू में करके तुमको उस चीज में डालती है, सोचने को, सुनने को मजबूर कर। और मैं ये मानता हूँ कि जिसको अच्छी राजनीति करना है, जिसको हेल्दी राजनीति करना है, उसने खेल खेलना ही चाहिए मैदान पे जाकर के, और संगीत उसको सीखना ही सीखना या सुनना ही सुनना। जो ये करेगा वो हेल्दी राजनीति करेगा, वो नकारात्मक राजनीति नहीं करेगा, वो गाली गलौज वाली राजनीति नहीं करेगा, वो सकारात्मक राजनीति करेगा। और मेरा तो आपको भी ये कहना है कि आप भी राजनीति में आओ, ये क्या धंधे में पड़े हो। और राजनीति ऐसी चीज है कि हर समस्या का उत्तर ही राजनीति में। अंकल आप लोगों के सामने, बड़े बड़े दिग्गजों के सामने मैं नहीं टिक सकता, मैं जो हूँ मैं वो ठीक हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन और मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। मैं जमीन से जुड़ा हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। राजनीति से याद है, ऐसे कुछ आपने न्यूज सुने गूगल्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अतरंगी पेपर्स में, कि अतरंगी न्यूज आपको लेके किसी ने टिप्पणी की हो, किसी ने आपके बारे में कुछ अलग न्यूज छाप दिया जो आप देख के अचानक शॉक गए कि यार ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, ये मेरे बारे में ऐसा कैसा हो सकता है, या तो फिर इसने कुछ अलग ही छाप दिया? नहीं, ये तो मेरे बारे में भी हुआ है।
कभी आपने सर्च किया अपने बारे में नहीं, गूगल पे, सोशल मीडिया पे? मेरे ख्याल में एक बार है, हमारे एक नेता है चैनसुख संचेती जी, अच्छा, तो वो हरदम यहाँ आते रहते हैं, मैं उनसे बातचीत करते रहता हूँ। एक बार एक बातमी को लेकर के मैंने कार्यकर्ता को बोला कि ये बातमी कितनी घटिया है, ये ऐसी थोड़ी घटना है। ये बात कितनी घटिया है, हाँ, उस बात को आप कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, बात ऐसी कौन सी ऐसी थी? न्यूज थी कि एक आंदोलन में आंदोलन चल रहा था और उसमें फिर आपस में झगड़े हो गए, जो आंदोलन कर रहे उसमें मतलब पार्टीज पार्टी चल रहे हुए हैं, नहीं, पार्टी एक ही पार्टी के दो लोग। एक ही पार्टी के दो लोग। बोले ये घटना तो हुई नहीं है, ऐसी कैसे छाप दिया? तो उसपे मेरे को संजय जी ने बहुत अच्छा बनाया कि आप यहाँ क्यों पढ़ते हो, अच्छा, ना आप ये पढ़ो, कोई आवश्यकता नहीं इसको पढ़ने, वो उनका काम कर रहा है, तुम तुम्हारा काम करो, तुम आगे जाओ। तुम यदि उस समस्याओं के इर्द गिर्द घूमते रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओ। मोदी जी की तरह। तुम एक तो समस्या हल करके आगे जाओ, नहीं तो लांग करके आगे चले जाओ। तो तब से मैंने ये समझ लिया कि मैं मेरे फेवर में भी छाप के आया तो भी मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे विरोध में भी छाप के आया तो भी। तो ये जो आपने बोला है उसमें आप मैसेज देना चाहते हैं यूथ को कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव? हाँ, वो तो है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। क्योंकि आजकल के यूथ, यार उसने मेरे बारे में बोला कैसे, तो वो जो करने चाहता है वो नहीं कर पाता है। उसको अपने मुंह से जवाब देने चार लोग क्या कहेंगे, ये बोलते ना कि चार लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। जैसे मैंने आपके साथ में एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये जो मुझे नहीं पता कि मेरा ये पॉडकास्ट आने के बाद चार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मैं आपके साथ में करना था। उसके बारे में यदि सोचेंगे तो नहीं कर पाओगे आप कुछ। उनको तो उनका काम है बोलना, और वो बोल रहे हैं इसलिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी कुछ कमियां वो हमको बता रहे हैं, बगैर पैसों के बता रहे हैं। कौन बताता है आजकल? तो यदि वो अपने ख्याल में आ गया कि अरे भाई ये जो बता रहे हैं सही है, तो आगे बढ़ो। मैं थोड़ा अंकल राजनीति को लेके पर्सनल सवाल करूंगा। सॉरी, मैं आपसे पर्सनल कर रहा हूँ। पहले की राजनीति और अभी इस समय की राजनीति में क्या डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस। पहले एक कार्यकर्ता बनने के लिए 30-30 साल मेहनत करना पड़ता, जब कोई वो कार्यकर्ता, और वो डीओटी कार्यकर्ता हर क्षेत्र में वॉल पेंटिंग करता था, वो पर्ची बांटता था, वो भाषण देता था, वो मीटिंग लेता था, वही वक्ता रहता था, वही साउंड लगाता था। तो वो एकदम पक्का कार्यकर्ता बच जाता था। वही लोगों से पैसे मांगता था, वो हिसाब देता था, वो आंदोलन भी करता था, तो वो संगठनात्मक मीटिंग करता था। तो वो कार्यकर्ता ऐसा मजबूत होकर के खड़ा रहता। अभी तो जमाना ऐसा हो गया कि भाई 50 फ्लेक्स लगा दो, इंटरनेट पे डाल दो, भद्दी भद्दी कुछ भी गाला किसको दे दो, तो वो देता हो गया है। पैसे कमाओ और पैसे लगाओ। राजनीति तो ऐसी हो गई, व्यापार बना दिया है। तो भाई इधर से पैसे मांगो, उधर से पैसे मांगो। गांव में जो अलग अलग जो कारोबार चल रहा है उनसे धमकी देकर के पैसे मांगो, बड़े बड़े आयोजन करो, तो लीडर हो गए। तो लीडर का मतलब क्या है? नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब बोले तो बाजारू लोग हो गए कुछ लोग, उनके कारण जो अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता है। मैं तो उसके आगे भी जाके करूंगा कि कार्यकर्ता जो चळवळ है, जो मूवमेंट है, वो खत्म होते आ रही। कि जो पार्टी में जो पैदा हुआ है वो वही पार्टी में मरे तक रहेगा। पोजीशन ही बंद हो गई है। इतना इतना सारा बाहर का आक्रमण चल, जिसके खिलाफ हम लड़े, हमने हमारी तरुणाई लगा दी है। आज जैसा वातावरण बदल गया वैसा वो भी झंडा लेकर के आ गए। अमरावती की राजनीति को लेके आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, अमरावती की राजनीति तो अभी ऐसे दौर से गुजर रही है कि वोटर पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अभी तो भगवे वस्त्र पहनकर कुछ असुरी शक्ति काम कर रही है। ना पुराना चोला फेंक करके जैसा वातावरण है वैसे लिए जा रहे हैं। तो अमरावती के पूरे वोटर्स, मैंने दोनों मतदार संघ, उन्होंने ये जानना चाहिए कि कौन कार्यकर्ता है और कौन नकली कार्यकर्ता, कौन नकली नेता है।
सही में लोगों का काम करता है कि केवल नौटंकी करता है। तो ये सही मायने में अमरावती जिले के राजनीतिक परिस्थिति में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वोटर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और मैं ये मानता हूँ कि भाई ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, वो भी बुरा है, सबको गाने दो, सबको गाने दो। और मैं कैसा अच्छा हूँ ये बताने की जो स्पर्धा लगी है, उसके बजाय हम पूरा फोकस काम में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थिति बदल सकती है। पर आज की स्थिति अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में बहुत ज्यादा नर्वस करने वाली है, ऐसी मुझे लगता आने वाले समय में जो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं सर, उसमें यूथ भी खड़ा होना चाहता है। बड़े लोग तो दिग्गज खड़े ही हो रहे हैं। यूथ को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में यूथ अगर खड़ा होगा तो वो अपने आप को किस नजरिए से देखना चाहना चाहिए? है। देखो, यूथ खड़ा होना वाले तो चुनाव में खड़ा होना ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस समाज को दिशा दे सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता आज काम कर रहा है, हम उसको समझे और उस परिप्रेक्ष्य में काम करें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं को अच्छा फ्यूचर है। पर राजनीति सोच समझकर और बिंदास्त होकर करना चाहिए। अमरावती क्षेत्र को जो लेके पॉलिटिक्स चल रही है, बडनेरा सदन को लेके जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस क्षेत्र को लेके आपका विचारधारा क्या है? देखो, अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हो, एक अमरावती और एक बडनेरा। एक ही क्षेत्र में होने के कारण जब हम उसको क्या बोलते हैं, फर्क देखे, तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि बडनेरा काफी पिछड़ा हुआ, कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं बडनेरा विधानसभा क्षेत्र। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हम अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो कंक्रीट के रास्ते दिखते हैं, बगीचा दिखते हैं और पेविंग ब्लॉक्स लगे हैं। वही जब आप इधर आ जाते हो तो डामर के रास्ते हैं, वो भी अच्छे नहीं है, बड़े बड़े कमानी लगाई गई है, पर डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। केवल इधर नाम के लिए काम चल रहा है और दूसरी जगह पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम हो। ये तो जानते हैं ना लोग। इसलिए हमको यदि बराबरी का डेवलपमेंट आना चाहिए तो हमको उस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुन करके देना पड़ेगा और उस प्रकार की सोचना पड़ेगा। अभी हाल ही में सर विमान का उद्घाटन हुआ। बहुत अच्छी बात है कि अमरावती क्षेत्र में कई सालों के बाद फाइनली विमान का उद्घाटन हो रहा है मोदी जी के हाथों से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आपका लेके? मैं माननीय देवेंद्र जी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि देवेंद्र जी ने इसके पीछे लग के ये विमानतल शुरू कर रहे हैं और 100% क्रेडिट यदि जाता है तो वो देवेंद्र जी को जाता है, क्योंकि देवेंद्र जी के मामा यहीं रहते हैं, विभागीय सेंटर है, हर बार आना पड़ता है और यहाँ से बंबई जाने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कितनी भी ट्रेन लगाओ तो हमको पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। जैसे समृद्धि महामार्ग है, 4 व्हीलर से लोग जाते हैं, तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन को सुबह जा करके अपने काम सब पूरा करके रात को वो अमरावती आना चाहिए, इसलिए एयरपोर्ट जरूरी था। ये माननीय देवेंद्र जी जानते हैं, उनका बचपना यहाँ गया हुआ है देवेंद्र जी का। और यहाँ की MIDC आज अपन देखो तो रेमंड का एक यूनिट चल रहा है पर वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। श्याम फेब का है, वो भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहां के कोई VIP उसको लाना है तो उनको नागपुर होते हुए फिर इधर आना पड़ता है, 2-2.5 घंटे चला जाता है। तो यहाँ का एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है, वो माननीय देवेंद्र जी ने समझ लिया और उन्होंने इसकी पूरी व्यवस्था, पूरी निधि ये सब करवा लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आनंद की बात है
और जब रेगुलर इसमें फ्लाइट शुरू हो जाएगी, जब और इसका जो धाव पट्टी है वो और बढ़ेगी, बड़े बड़े जब विमान आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी उसकी। आपके और देवेंद्र फडणवीस सर के संबंध अच्छे हैं? देवेंद्र जी के हमारे काफी अच्छे संबंध है। मैं जब पहली बार कारपोरेटर बना तो मेरा जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन ही देवेंद्र जी ने किया, तब वो जनरल सेक्रेटरी। तब आप कितनी एज में थे? मैं आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले आए, मुझे 48 समझ लो, 45 48। हम तो विद्यार्थी परिषद में भी काम करते थे, तो हमारे राम राम श्याम श्याम होते रहते। हमारे सीएम जो नायक है एकनाथ शिंदे जी, सीएम जिसे कहते हैं, उनको एक टाइटल दिया गया है। ऐसे अमरावती में अगर आपको किसी को टाइटल देना है पॉजिटिव में, ओनली 2 नाम, तो आप किसे देना चाहेंगे? जो अभी तो या फिर आप महाराष्ट्र को भी दे सकते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में तो देवेंद्र जी और शिंदे जी, हाँ, ये दोनों की जोड़ी महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाएगी। शिंदे जी ने इतना बड़ी हिम्मत लगाई, हिम्मत जुटाई, सबको लेकर के विश्वास में लिया। अपनी जो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी से अपन दूर जा रहे हैं ये समझ करके उन्होंने जो भूमिका ली, और आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जो सरकार है उसमें राष्ट्रवादी भी आई बाद में, तो एकनाथ शिंदे जी देवेंद्र जी की जोड़ी इस महाराष्ट्र को और आगे ले जाए। जोड़ी से याद आया, मैं आपको 5 लीडरों के नाम पूछता हूँ। आपको उन्होंने 5 लीडरों के नाम के साथ हीरो जो टॉप के है आज के जमाने में या आपके जमाने में, उनके नाम से आपको करने का है। इक्वल मोदी जी, मोदी तो अमिताभ बच्चन है, अमित शाह जी, अमित शाह जी तो क्या बोलते हैं उसको, नाना पाटेकर साहब से का काम है उनका। अमित शाह जी नाना पाटेकर जी कैसे बनते? क्योंकि नाना पाटेकर जैसा काम है उनका, एक गाँव 2 टुकड़े कर दो, वैसे अमित जी का काम जो तो एक गांव 2 टुकड़े, वो तो योगी आदित्यनाथ जी का है। नहीं, वो योगी आदित्यनाथ जी को क्या ये कहेंगे? तो देश भर के है, वो आदित्यनाथ स्टेट पड़ता है, जब वो सेंट्रल में आएंगे तो उसके बारे में भी सोचेंगे। अब पर वो तो उनका इतना रुतबा है कि योगी आदित्यनाथ जी को हर कोई जानता है, तो उनको क्या लेके बोलेंगे? कौन है एक्टर्स? वो तो सनी देओल है। सनी देओल 2.5 किलो का हाँ, एक बार जब करता ही आता है। बहुत अच्छा बोला। और तीसरा एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी भी, वो तो बढ़िया, उनको नायक का टाइटल दिया गया अनिल कपूर जी का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी, करण अर्जुन की जोड़ी, बिल्कुल, ये दोनों मिलके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि किसको लगा ही नहीं कि ऐसे इतने अच्छे निर्णय हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवेंद्र सर, फडणवीस सर, फडणवीस सर, फडणवीस सर क्या है, वो तो तेंदुलकर है, उनको एक्टर में एक्टर में जैसा आपने बोला, तो एक एक्टर मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि वो एक्टर सभी से फिट हो जाता है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है उनका, आपने जिन्होंने वो पिक्चर निकाला था, नाम जबान पे है मेरे, टॉयलेट क्या, अक्षय कुमार अक्षय कुमार जी। जबरदस्त। बट मेरे ध्यान से देखा जाए, देवेंद्र फडणवीस सर जॉली नेचर वाले हैं, हंसमुख भी है, एकदम कुलीस भी है। मुझे गोविंदा सर और रणवीर सिंह बहुत पसंद है। अच्छा, गोविंदा सर तो एकदम जॉली नेचर वाले। एक आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, अगर ये जिन्होंने आपने जिनका नाम बताया, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो सर, वो 5 इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, अगर ये लोग राजनेता नहीं होते तो आप लोग क्या होते? वो थे, रहते ही नहीं थे वो, उनको ये काम के लिए भेजा गया हुआ है भगवान ने। देखो, मेरा बहुत स्वयं स्पष्ट है, मैं सनातन वैदिक हिंदू धर्म को मानता हूँ, मानता भी। उन्होंने सबने वन मैन वन मिशन के लिए भेजा है। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ तो उनको एक ही मिशन दिया था, कौरव का निपात करो, उनका कार्यकाल खत्म। प्रभु रामचंद्र का भी ऐसे ही था, रावण का वध किया, उनका कार्यकाल खत्म।
हम उसी परंपरा के हैं ना। हमको एक एक जिम्मेदारी दी है कि तो आप राजनीति करो, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, राजनीति में बहुत अच्छा राजनीति, वन मैन वन मिशन। हर एक आदमी को एक काम दिया हुआ है, कोई व्यापारी है तो उसको वही काम दिया है कि तू वही काम, मैं ये मान, इसलिए यदि हम ये क्षेत्र में नहीं रहते तो हम रहते ही नहीं, हमको इसी काम के लिए भेजा है, हम वही काम करें। शिवाजी महाराज को लेके आप क्या कहेंगे? निश्चयाचा महामेरू सकल जनासी आधारू खंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योग। श्रीमंत योगी है जी। छत्रपति कहते हैं आज की यूथ में भी और उस जमाने में भी, आने वाले जमाने में भी, जब भी शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, मैं गुजराती हूँ बट मैं प्राउड करता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया, जहाँ शिवाजी महाराज के जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया। तो रोंगटे खड़े हो जाते, मेरी इसमें बबल्स आ जाते हैं कि उनका नाम लेने से एक अंदर एक अंगार आ जाती, यूथ आ जाता है। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज एक विचार है, जी सोच है, एक संस्कृति है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जब भी हम नाम लेते हैं, और वही नाम लेता है कि जो उस जमाने में उनके इस लड़ाई में कुछ जी। ना कुछ भी चीटी भी होंगी उनके घर में, तो आज हम उनका नाम ले रहे हैं। राजनीति अब अमरावती की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, यूथ की हो गई। आपका विचारधारा पर्सनल यूथ में क्या है? आपका पर्सनल पे विचार था कि मेरा बच्चा भी अगर भविष्य में पॉलिटिक्स जोड़े, इसी रास्ते पे चले, बस, चाहे वो निगेटिव पे उसको धक्के खाने पड़े या ना खाने पड़े। अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था आप आने के पहले, तो उसमें ऐसा लिखा है, पहले आखाती देश के लोग ऊंट पे घूमते थे, फिर आज वो बड़ी बड़ी कारों में और अलग अलग साधनों में घूम रहे हैं। तो उनको पूछा गया कि ये डेवलपमेंट कैसा है, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमारी पीढ़ी निकम्मी हो जाएगी और फिर वो ऊंट पे घूमेंगे। तो ऐसा परिवर्तन होते रहता है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हम जिस परंपरा में आए, जिस सनातन वैदिक हिंदू धर्म में आए, उसमें हमको यही बताया कि बाप से बेटा सवाई। हाँ, तो हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे व्यापार में हो, वो उसी क्षेत्र में वो बच्चा जाए और हमसे दुगना काम। जी, हम यदि 12 घंटे काम करते हो, उसने 17 घंटे काम कर, क्योंकि उससे बाप से भी सवाई उसको होना, एक सकारात्मक सोच लेकर। तो मैं ये मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है और माननीय देवेंद्र जी के महाराष्ट्र में नेतृत्व में, ये विचार और हिंदुत्व का विचार, ये सभी समाज को, सभी धर्म पंथ को साथ में लेकर के आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे भी या और युवाओं को मैं बोलता हूं कि कोई भी विचारधारा जाने से पहले उसको समझो, परखो, फिर आगे बढ़ो। इसी के साथ मैं एक मोटिवेशन आपको देना चाहूंगा। जैसा आपने विचारधारा की बात की, सारे यूथ को बोलता हूं मैं कि जब भी मैंने एक जगह सुना था सब, एक जगह पे जब मैं दोस्त था, मेरे एक दोस्त था, अपने उसके पापा का बर्थडे था, उसको ऑफिस के लिए निकलना था, उसके पापा घर पे ही थे, फिर भी वो ऑफिस में जाके बर्थडे विश करता है। तब उसको मैंने समझाया कि भाई वो व्यक्ति, हमारे माँ बाप इस जनरेशन में हमारे लिए जी रहे, ना उन्हें सोशल मीडिया की नॉलेज है, ना उन्हें फेसबुक की नॉलेज है, ना उन्हें गूगल्स की नॉलेज है, ना उन्हें यूट्यूब की नॉलेज है। उन्हें सिर्फ चाहिए कि मेरा बच्चा जिस भी क्षेत्र में हो, जो भी काम करे, वो अच्छा काम करे, मुझसे 10 गुना अच्छा सक्सेसफुल बने, बस हर जगह पे खुश है। हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा समाज या मेरे अपने लोग खुश रहे, मेरे होते हुए किसी को भी तकलीफ ना रहे। हर पेरेंट्स ये चाहता है। अरे बच्चों, आज अगर आपने माँ बाप को नहीं पूछा दोस्तों, तो आपके माँ बाप जाने के बाद आप इतना उनको
कहाँ पे था मैं? हाँ, दोस्तों, अगर आज अपने माँ बाप का आपने नहीं पूछा ना दोस्तों, तो जाने के बाद सच में उनके जाने के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। जो बच्चा माँ बाप को पूछता है, पूरी दुनिया उसको पूछती है। हमेशा याद रखोगा, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये लिमिट तक की खुशी मिलती। माँ बाप के चरणों में बैठो, माँ बाप के पास बैठो, पिता से पूछो, पिता से बोलो उनको कि पापा आपने एक गिलास पानी पिया, पापा आप कैसे, पापा आपकी तबीयत कैसी है। पापा ये थोड़ी बोलेंगे तू आज कमा के क्या लाया, क्या कर रहा है। वो ये बोलेंगे कि बेटा तूने खाना खाया, तू ठीक तो है। माँ हमेशा ये बोलती है कि तू ठीक है कि नहीं है। बराबर जैसे आपके माँ बाप ने भी पूछा होगा, आप जब इलेक्शन में आए थे तो पूछते हैं ना। बिल्कुल पूछते। इसी के साथ मैं बोलता हूँ कि प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर वुमेन्स, रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट योर नेचर। आजू बाजू के लोगों के साथ में अच्छे से रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, हमेशा खुश रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच तुषार भैया, आपने अपने अमूल्य समय मुझे दिया। आपके इस समय को लेकर मैं माफी चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के मुझे दिया। थैंक यू सो मच। जय शिवराय, जय शिवाजी महाराज, जय महाराष्ट्र।